हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो मैट्रिक का रिजल्ट भी आ ही गया फाइनली। आज सब लोगों को अच्छी अच्छी खबर मिली होगी। और हाँ, आशा है कि आप लोग भी अच्छे नंबर से भी पास करेंगे। तो अपनी खुशी बता दें कि हमारे संस्थान के जो भी बच्चे थे, ज़्यादा और कम जो भी था, लेकिन सब फर्स्ट डिवीज़न लाया। चाहे वो इंटर में हुआ या मैट्रिक में हुआ, डिवीज़न किसी का कमज़ोर नहीं रहा। ठीक है, चलिए, तो बहुत खुशी की बात है। तो आशा है कि आप लोग भी इसी तरह से लाइए, कम से कम 4+ में। ठीक है, और आप लोगों से उम्मीद लगा रखे हैं हम कि हमारा भी नाम कम से कम आप लोगों के साथ वहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड ऑफिस के गेट पर। ठीक है, नहीं समझे बात को? यानी मैरिट लिस्ट में आपका नाम हो, वहाँ जब आप जाइए तो आप हमें ले चलिए, हम भी वहाँ पर जाकर के साथ में फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप हमारी इच्छा को पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप लोगों से इतनी तमन्ना हम लगा रखे हैं। चलिए, तो ठीक है। देखिए, किसी ने खूब लिखा है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत में बदलाव ला सकते हैं। यानी आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और आपकी बदलाव जो आदत में आएगी वो आपकी फ्यूचर यानी आपकी भविष्य जरूर बदल सकती है। यानी आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत तो बदल सकते हैं ना। और जैसे ही आप आदत बदलेंगे तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के प्रति अगर ध्यान देंगे, अच्छे कार्यक्रमों में समय लगाएंगे, तो फिर आपका भविष्य ना कहीं अच्छा जरूर होगा। इसीलिए फिर किसी ने खूब लिखा, जो भाग्य में है वह होकर ही रहेगा, वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन अगर भाग्य में यही लिखा हो, भाग्य में यही लिखा हो कि मेहनत से ही मिलेगा, 400+ नंबर मेहनत से ही आएगा, ये आपके भाग्य में लिखा हो, तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो खूब मेहनत करिए। रिजल्ट कभी कभी गलती भी दे देती है। अपने संस्थान में एक लड़का पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, अनुराग कुमार, बहुत अच्छा पढ़ता था, अक्षर भी बहुत अच्छा था उसका, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको 350 नंबर ही मिला है। ये तो बोर्ड ऑफिस की कमी है कि अच्छा पढ़ने के बाद भी उसे कम नंबर मिला है। चलिए, फर्स्ट डिवीजन हुआ है, लेकिन कम नंबर मिला, ये बड़ी दुख की बात है। वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ा, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन हमें दुख जरूर हुआ उसकी रिजल्ट सुन करके, क्यों पढ़ता था। अब बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसकी कमी रह गई हो। ठीक है, चलिए, जो भी है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे फाइनली? तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो अध्याय 3 है, जिनका नाम है धातु एवं अधातु। इसके लघुतरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इधर वाला पंखा बंद करो तो थोड़ा सा। लघुतरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, और लघुतरीय प्रश्न जो है वो 1 से लेकर 19 तक हम लोग देख लिए थे, है ना। 1 से 19 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग बाकी शेष यानी 20 से लेकर के 38 तक का जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कहता है। सुनना थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गौर से सुनिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है 20, हाइड्रोजन अणु H2 के बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफी अस्थायी होता है, क्यों? थोड़ा सा गौर करना। हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि जितने भी परमाणु होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं अस्थायी होते हैं, और अपना अष्टक पूरा करते हैं तब जाकर अस्थायी होते हैं। यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाते हैं तो अस्थायी होते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कह दिया कि भाई एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु अपनी अष्टक तो पूरा करता नहीं है, क्योंकि देखिए H की परमाणु संख्या कितनी भाई? 1। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? और इधर H है तो इसका भी 1, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? और दोनों अपना ऐसे करके क्या कर लेता है, सहसंयोजक बना लेता है, नहीं बना लेता है। लेकिन अंतिम में 8 पूरा क्या? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, फिर भी अस्थायी होते, क्यों? तो लिखना तुम ऐसे, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो अपने निकटवर्ती हीलियम परमाणु वाली संरचना पा लेती है। हीलियम अक्रिय है, इसलिए वह अक्रिय
हो जाती है, अस्थाई हो जाती है। समझ में आई बात है? हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है, सक्रिय है, लेकिन जैसे वह किसी से एक इलेक्ट्रॉन पा लेता है या साझा द्वारा हो, जैसे पा लेता है तो वो क्या करता है, वो अपने निकटवर्ती अक्रिय तत्व हीलियम जैसी संरचना पा लेता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, ए बी सी तीन तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 10 और 20 है। इनमें अक्रिय गैस की पहचान करनी है। अब भाई 8 को अक्रिय गैस होता है, 8 को ना होता है, गलती बात, 6 होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें हमने बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, हम लोग पढ़े थे, वहां बता दिए थे आपको। कुल 6 होती है, 6 से ज्यादा नहीं होती, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, अस्थाई होंगे। अब पहला वाली देखिए, ए परमाणु संख्या कितनी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, अंतिम में 6 है, क्या ये अस्थाई है? क्या नहीं है, अस्थाई नहीं है। बी परमाणु संख्या कितनी, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या ये अस्थाई है? हाँ अस्थाई है, यानी अक्रिय है। तो अक्रिय कौन हो गया यहाँ? अब चलिए सी परमाणु संख्या 12, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या ये अस्थाई हैं? नहीं है। अर्थात अर्थात बी जो है वो क्या है, अस्थाई अक्रिय है। आपसे पूछ रहा है इनमें कौन अक्रिय गैस है, तब बी, ओ सॉरी यहाँ 20 लिखना था, तो चलिए 20 लिखिए, तो 2 8 8 2 हो गया 20, तो अंतिम में कितने आ जाएंगे, तो बताइए क्या हुआ, नहीं हुआ। तो कौन हुआ इसमें अक्रिय, बी नंबर। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें अक्रिय कौन, बी नंबर। किसी को दिक्कत? कैसे हो रहा भाई वीडियो सही नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, देखिए क्या कहता है आपसे। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कितना होगा भाई, काहे लगी दो, नहीं गलती बात, ये 6 अंतिम में है तो 6 ना इसकी संयुक्ता हुई। अच्छा हम लोग पढ़े थे, याद है ना, कि हम लोग कहे थे कि अंतिम में जितना रहेगा उससे हमारा मतलब ना, जितना वो देगा या जितना लेगा। तो ये 6 तो किसी को देगा नहीं भाई, 2 किसी से लेगा, तो लेना जितना है वही संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, किसी को डाउट, कहां से लाए सो, समझ गए? लिखेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 किसी को देगा नहीं, 2 किसी से लेगा। जैसे 2 लेंगे तो इसकी सक्रियता कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 2 2 2। आगे निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक सह संयोजक यौगिक की पहचान करनी है। अब देखिए वैद्युत संयोजक कौन और सह संयोजक कौन, तो ये तो हम लोग क्लियर कर लिए थे कि वैद्युत संयोजक वह यौगिक जो अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा या लेगा, तब बंधन बनेगा। तो कौन बनेगा, नहीं, जैसे हम लोग पढ़े थे NaCl, यहाँ सोडियम का 281 287, ये एक इसको दिया तब बनाया NaCl सोडियम क्लोराइड, ये कौन बंधन हुआ, वैद्युत संयोजक या आयनिक कहिए। इस जैसे लीजिए मैग्नीशियम जोर ऑक्सीजन, तब मैग्नीशियम 282 और 26, तो 2 इसको देगा तो बनाएगा MgO। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम, ये कौन बंधन हुआ, तो अब देख लो गौर करके कौन हुआ, ये आयनिक हुआ। और सह संयोजक समझ गए, साझा वाला, जैसे मेथेन में है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, जल में है, क्या सब सह संयोजक बंधन है। तो अब इसमें से छांटना है। अब देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, चलो KCl पोटेशियम के कितनी 19 और Cl का कितना, तो 2881, 19 ना लेना है, और 287, तो एक इसको क्या कर देगा ये,
तो कौन बंधन बना? वैद्युत, वैद्युत या आयनिक। तो आयनिक वाला में लिख दीजिए, कोई दिक्कत? ऐसे करके छांट लेंगे ना। चलिए आगे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो क्या होगा? NH NH NH3Cl2 होता है, नहीं यही ना होता है? नहीं यही होता है NHCl2, ठीक है। अब इसको इनमें कौन बंधन बनेगा? तो वही होगा। देखिए नाइट्रोजन को कितना चाहिए उसको? 3 गो। नाइट्रोजन को रहता है 5 गो रहता है, तो 3 गो चाहिए उसको। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक देगा। क्लोरीन कितना देगा फिर इसको? एगो एगो देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन बंधन बनेगा? अमोनियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। आगे कॉपर सल्फेट में तो कौन बनेगा? वैद्युत संयोजक। ऐसे हम छांट दिए हैं, आप बंधन बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे हैं ग्लूकोज, कौन बंधन? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन और यूरिया। ऐसे किताब में दिया हुआ है, अब ये पूछता नहीं है वहां बनाना, आपसे पूछेगा कैसे? ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछेगा कि निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक हैं। ऑप्शन रहेगा ग्लूकोज, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। क्या लगाएंगे हम लोग? ठीक है, पूछने का तरीका यही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो सूत्र पर बैठा के अपना बना लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आए 24 छूट गया क्या? अच्छा हाँ 24 छूट गया। कह रहा है जल में विलय 2 सहसंयोजक यौगिक के नाम। तो सहसंयोजक तो जल में मिलता नहीं भाई, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिक हैं जो जल में घुलते हैं। तो कौन कौन? तो पहला है ग्लूकोज और यूरिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट? हमने बताया था आपको कि जो जो कुछ अपोजिट गुण रखता है वो ज्यादा पूछता है। अब जितने भी सहसंयोजक हैं जल में अविलय होते हैं, जल में, लेकिन ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सहसंयोजक हैं लेकिन जल में क्या है? विलय है। चलिए आगे, तो नाम याद रखेंगे कौन कौन? ग्लूकोज और यूरिया। हुरिया ना, यूरिया। मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की विधि देखिए। धरातल से हमने मैग्नेटाइट लिया है, इसमें एक अचुंबकीय पदार्थ मिल गया है, तो इसको कैसे अलग करोगे भाई? तो याद रखेंगे, अगर मैग्नेटाइट में अचुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय पृथक्करण। कहिएगा सर कैसे? तो समझो, मैग्नेटाइट जो है, ये मैग्नेटाइट Fe3O4, इसमें क्या है भाई? लोहा। और लोहा चुंबक में चिपकेगा। अशुद्धि इसमें मिलल है, अशुद्धि जो है अचुंबकीय है, जो चुंबक में नहीं चिपकेगा। क्या? अब मान लीजिए एक मोटरी हमको मिला, एक मोटरी मिला, इसमें एगो लोहा में चिपकने वाला है एगो बिना लोहा में चिपकने वाला है कि नहीं? तो क्या करेंगे? चुंबक ले लेंगे, ऐसे करेंगे, नचा देंगे, तो सब लोहा वाला चिपक, जो चुंबक में चिपकने वाला है वो क्या हो जाएगा? आज जो होगा सो रद्दी फरोश रह जाएगा। क्या है कि नहीं? तो वही कह रहा आपसे कि मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिली है, कैसे अलग करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण। अब वहां पर विस्तार से आप समझा सकते हैं, लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण में जो चुंबक में चिपकने वाली चीजें होती है, पदार्थ होती है, जैसे मैग्नेटाइट, वह चिपक करके अलग हो जाएगी। जो अचुंबकीय है, जो चुंबक में नहीं चिपकेगी, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? समझे? नेक्स्ट नंबर, भर्जन क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तब भर्जन हम लोग पढ़े थे, निस्तापन और भर्जन। तो निस्तापन है वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन, भर्जन है वायु की उपस्थिति में। तो लिखेंगे वायु की पर्याप्त उपस्थिति में अयस्कों के सांद्रण करने की प्रक्रिया या गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। किसी को दिक्कत? क्या लिखेंगे? अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और ये किसके लिए किया जाता है? तो कार्बोनेट अयस्कों के लिए। आगे चलेंगे, परगलन में गालक की क्या भूमिका होती है? भाई गालक क्या है भाई? नहीं समझे आप लोग? समझ रहे हैं क्या? देखिए गालक का मतलब होता है
जो किसी अभिक्रिया को ना तेज कर देता है, जो काम के लिए हम लोग चलते हैं उस काम को तेज कर देता है। जैसे समझिए, हमारे बगल में एक किराना दुकानदार आदमी था, अब भोज का सामान वो बेचता था। दाल जो होता था ना, वो थोड़ा सा डुप्लीकेट दे देता था, उनमें ज्यादा मुनाफा होता था। और जब उसको फोन किया जाता था कि भैया दाल नहीं सिज रहा, मिस्त्री कह रहा दाल नहीं सिज रहा है, क्या करते थे, यहाँ से सोडा ले जाते थे 1 किलो, एगो थम्सअप का बोतल ले जाते। थम्सअप वाला कौन समझ रहा है ना, ललका दवाई जो आता है आजकल, इसको कहते हैं अरे दारू। आप पेपर में लपेट के ले जाते थे, झोला में रख के। अब मिस्त्री को सोडा थमाए, आप बोतल को चौकी तर में घुसा दिए, आपका दवाई रखल है नीचे में, सब दालों सीज जाता था, सब काम हो जाता तराकसीनी, है ना। कहने का अर्थ है कि सोडा डाल देता था उसमें, दाल भी रंगा सीज गया। अब मिस्त्रियों का मन खुश, खराब वो चीज को पास कर दिया, तो दोनों काम हो गया धराधर। तो गालक में, परगलन में गालक का काम वही कि काम को क्या कर देता है, स्पीड कर देता है। देखिए वही कह रहा है, परगलन में गालक की भूमिका है निस्तापित या भर्जित अयस्कों को कोक में मिलाकर धातु को निष्कर्षण करना। यानी कि जब निष्कर्षण नहीं हो रहा है निस्तापन से या भर्जन से नहीं हो रहा, तो उसमें कोक मिला करके तब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कोक जो है एक प्रकार का क्या हो गया, गालक हो गया। समझ रहे ना, कोक यानी चूना, उसको कहते हैं कोयला का रूप। तो कोयला या समझिए एक तरह से कोक, कोक मिला देने से अभिक्रिया क्या हो गई, बढ़ गई, जल्दी हो गई, तो इसी को कहते हैं हम लोग गालक। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे परगलन में गालक की भूमिका है कि कोई निस्तापन या भर्जन से अगर नहीं हो रहा है तो उसमें गालक यानी कोक मिला देंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और धातु का निष्कर्षण हो जाता है। माने जो काम नहीं होने वाला है वो हो जाता है, बस ना समझिए, जो नहीं होने वाला है वो भी। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। सोडियम को किरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है। अब सोडियम, ये क्या हुआ रे भाई, इसमें कट कट गया होगा कहीं, तब इसका मतलब, चलिए देखिए इसका आंसर गायब है ना, उड़ गया होगा किसी तरह से। चलिए देखिए, तब सोडियम को हम लोग क्यों रखते हैं, बताए थे आपको। लिखेंगे सोडियम एक क्रियाशील धातु है, वह नमी पाते ही जल उठती है। अब खुली वायु में अगर छोड़ेंगे, उसे थोड़ी सी नमी मिलेगी, वह जल जाएगी। तो इससे बचने के लिए उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, किसी को दिक्कत, क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह अधिक क्रियाशील धातु है, नमी पाते ही, इससे बचाने के लिए उसको कहाँ रखते हैं हम लोग। आगे, धातुओं के संचारण से आप क्या समझते हैं। अब देखो, धातु के संचारण यानी धातु में जंग लगना, देहाती हिसाब में, यानी कोई धातु लीजिए, खुली वायुमंडल में उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद उस पर क्या हो जाती है, एक काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, इसको कहते हैं धातु का। किसी को दिक्कत, चलिए इतना समझ गए, कोई डाउट, चलिए तो इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है भाई रे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करिए। धातु के शोधन का हम लोग सबसे इंपोर्टेंट विधि देखे थे, ओकरे नाम है वैद्युत अपघटनी विधि। नहीं तो आप लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा धातुओं के शोधन की एक महत्वपूर्ण विधि है वैद्युत अपघटनी विधि, जिसमें एक धातु का प्लेट लेते हैं यानी बीकर, इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देते हैं, हो गया। अशुद्ध अशुद्ध धातु का एक प्लेट लेते हैं, उसे कहते हैं एनोड। एक शुद्ध धातु का प्लेट लेते हैं, उसे कहते हैं कैथोड। इसको विद्युत धारा से हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ते हैं, 20 रुपया के, जैसे जोड़ते हैं धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसमें से जो शुद्ध धातु है एनोड से, वह अपघटित होकर के कैथोड पर जमा होने लगती है। धीरे धीरे एनोड की पावर कम हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है, धारा प्रवाह बंद कर देते हैं,
कैथोड को बाहर निकाल करके शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। किसी को दिक्कत समझने में? ऐसे इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चैप्टर में समझ लिए थे। चलिए अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है मिश्र धातु क्या है, किन्हीं दो मिश्र धातु के नाम और उपयोग बताए भाई। तो हम लोग पढ़े थे कि दो या दो से अधिक धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया करने के बाद एक इस पदार्थ को कहते हैं हम लोग मिश्र धातु। क्लियर? अब कह रहा है कि दो मिश्र धातु के नाम। तब भाई बहुत सारा मिश्र धातु है जिसमें किताब में लिखल था ऊपर में सबसे पहले पीतल, तब था कांसा, तब था सोल्डर, तब था ड्यूरेलुमीन। चार को था। तो हम दो को नोट कर दिए हैं, एगो पीतल एगो कांसा। अरे कांसा ही के ब्रोंज कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रोंज, हिंदी में कांसा। ठीक है ना? अब अवयवी तत्व कितना? तो 80% तांबा, 20% जस्ता, उपयोग बर्तन बनाने में, नली चलिए तो देखिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ था? बर्तन बनाने में, नली बनाने में। कारतूस का मतलब होता है गोली, पिस्तौल में जो गोली लगता है ना, ओकरे बनाने में। ठीक है? अब चलेंगे ब्रोंज, तांबा 90%, टीन 10%, मूर्ति बनाने में, सिक्के, जहाज के पार्ट्स इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे चलेंगे। लोहा और तांबा के दो दो अयस्कों के नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है बराबर। तो लोहा के अयस्क हो गए हेमेटाइट, सूत्र है Fe2O3। परीक्षा में ऐसे ही पूछता आपसे कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होगा, अनुसूत्र, तो Fe2O3। अब मैग्नेटाइट Fe3O4, माने एगो एगो दोनों में बढ़ा दो तो हो जाएगा मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तांबा के दो अयस्क, तांबा ग्लांस Cu2S और तांबपैराइट CuFeS2। किसी को दिक्कत? चलिए तो ये सब याद रखना है। कौन कौन? तांबा ग्लांस यानी कि इसको कहते हैं हम लोग कॉपर ग्लांस, और कॉपर पायराइट। ठीक है? धातु क्रम किसे कहते हैं? तो अभी तक हम लोग पूरा चैप्टर में धातुए क्रम पढ़े कि धरातल से जो अयस्क निकली उनमें जो अशुद्धियां थी, अशुद्धि को हम लोग दूर करना शुरू कर दिए। तो दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग धातु क्रम। कोई दिक्कत? तो यही कह रहा है आपसे, धातु क्रम किसे कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि थी, ये अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया। चलिए आगे। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत, इस सब चैप्टर में खूब अच्छा से हम लोग पढ़े कि सोडियम धातु के तीन मुख्य अयस्क, कैलेमाइन, कोरंडम और जिंक ब्लेड। यही ना था जी? नहीं सॉरी, सोडियम है ना, गलती हो गया। सोडियम का एक अयस्क था सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का एक अयस्क कौन? सोडियम क्लोराइड। उसको हम लोग जल में क्या कर दिए? घोल दिए। अब वैद्युत अपघटनी कर दिए। वैद्युत अपघटन यानी विद्युत का अपघटन किए। तो अपघटन करने के बाद जो सोडियम था वो कैथोड पर क्या हो गया? जमा हो गया। उसको हम लोग निकाल लिए, धारा का प्रवाह बंद कर दिए, बात खत्म। किसी को दिक्कत? चलिए तो सोडियम धातु का निष्कर्षण किससे करते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड NaCl से। इसको हम लोग क्या किए? उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला करके अब विद्युत अपघटनी में हम लोग ले गए, जहां सोडियम कैथोड पर क्या हो गया? जमा हो गया। सोडियम कैथोड पर जमा हो गया। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बाजी तो आगे चलते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ इधर। किसी औरत ने, देखिए क्वेश्चन को हम आधा ही लिखे हैं। किसी औरत ने अपने मलिन सोने की आभूषण को साफ करने के लिए एक सुनार को दिया। सुनार तो उसे साफ कर दिया, चमक तो आ गई, लेकिन वजन उसकी पहले वाली से बहुत कम हो गई। अब आप एक जादूगर की तरह, वहां पर शायद क्वेश्चन में इसी तरह से लिखा हुआ है, एक जादूगर की तरह अब बताएं हमें कि ये कैसे हुआ, है कि नहीं? चलिए तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि वह द्रव कौन था? एक्वारेजिया। वह द्रव कौन था? एक्वारेजिया था, जो किसका मिश्रण होता है भाई? HCl और नाइट्रिक अम्ल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसका अनुपात कितना होता है भाई रे? नहीं, ऑब्जेक्टिव में था, याद है ना? तो 3:1 होता है। सोना जो है ना, किसी धातु में नहीं घुलता है, इसी एक्वारेजिया में घुल जाता है। सोनार क्या किया? उसको साफ करने के बहाने एक्वारेजिया में डाल दिया, जिसके कारण सोना का कुछ हल्का अंश जो है घुल गया।
सोना में चमक तो आ गई, लेकिन उसकी आभूषण क्या हो गई, उसका जो सोना था कुछ सोना कहां चला गया, एक्वा नहीं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वह द्रव कौन था, एक्वा रेजिया था। किसी को दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है भाई? तो जब किसी अयस्कों का अवकरण ऑक्सीजन से न हो, कार्बन से न हो, अवकरण ऑक्सीजन से न हो, कार्बन से न हो, तो ऐसी स्थिति में उसका अवकरण हम लोग नाइट्रोजन से, सॉरी उसका गलती हो गया, इसको एल्यूमिनियम द्वारा कराते हैं। किसी कराते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम द्वारा कराते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक। यहाँ नाइट्रोजन नहीं होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम द्वारा कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्यूमिनोथर्मिक। फिर समझते हैं, लेकिन जब किसी अयस्कों का सांद्र अवकरण ऑक्सीजन से ना हो, कार्बन से ना हो, तो ऐसी स्थिति में अवकरण कराने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इस विधि को कहते हैं एल्यूमिनो। आगे, पीतल और कांसा के अवयवी तत्व के नाम, तो पीछे भी हम लोग अभी पढ़वे किए हैं। पीतल में कौन कौन अवयव रहता है भाई रे? तांबा 80%, अजस्ता, अब ब्रोंज यानी कि कांसा में तांबा, टीन। किसी को दिक्कत? चलिए आगे। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देखो, दो ऐसी धातुओं के नाम जो ठंडे जल से अति अभिक्रिया माने जल्दी अभिक्रिया करती है। तब भाई धातु तो स्वभो करता है जल से, ना करता है? हम लोग पढ़े थे कौन वाला, याद है ना? अरे भाई, अम्ल के आर्हेनियन सिद्धांत नहीं पढ़े थे कि धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? नहीं पढ़े थे? देती है ना। तो वही वहां पर धातु से भी पढ़े थे ना अभिक्रिया में। तो चलिए, तो धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इस सब धातु लोहो करता है भाई, ऐसा बात ना है, ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। तो कौन कौन? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ज्यादा हो गया, ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये सब क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। कोई दिक्कत? सबसे पहला ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? सोडियम, तब होता है बेरियम, तब होता है कैल्शियम, तब होता है सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम। तो ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील है, सब जल से अभिक्रिया करती है। तो आपसे पूछ रहा है दो ऐसे धातु के नाम, तो सोडियम, पोटेशियम, जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 परीक्षण, तो अब उसको जल में डालिएगा धातु को, तब पहला तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, धातु संक्षारित होगा क्योंकि उसमें जंग लगेगा, है कि नहीं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टूटना शुरू करेगी। ठीक है, चलिए तो अवलोकन समझ गए। और उस गैस के सामने अगर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि के साथ जलेगी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही, पॉप ध्वनि का मतलब होता है पुट 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 पुट, जलेगी लेकिन पुट 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 की आवाज भी करेगी। क्या हो, कोई नहीं आ लेता ऑक्सीजन, किसी को डाउट? चलिए, तो सब समझ गए होंगे, बड़े मजेदार शब्दों में हम लोग समझे, है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक कमेंट करिएगा सब आदमी।